बच्चों, अगर तुम इस वीडियो पे आके लैंड हुए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तुमको डर लग रहा है बायो को लेके कि क्या नीट के अंदर तुम्हारा लेवल इतना एक्सट्रीम आ जाएगा कि तुमसे होगा नहीं। क्या पेपर इजी होगा, मॉडरेट होगा या हार्ड लेवल का आ जाएगा। चारों ऑप्शंस अच्छे से देखे ही नहीं और जल्दबाजी में जो है तुमने कोई भी आंसर लगा दिया, लेकिन बेस्ट आंसर आपने नहीं देखा। कई बार ऐसे होता है दो सिमिलर से आंसर लग रहे हैं लेकिन बेस्ट आंसर तुमको ढूंढना होता है। Hi everybody, I'm Tumsada, your biology educator on NEETverse channel. So बच्चों, अगर तुम इस वीडियो पे आके लैंड हुए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तुमको डर लग रहा है बायो को लेके कि क्या नीट के अंदर तुम्हारा लेवल इतना एक्सट्रीम आ जाएगा कि तुमसे होगा नहीं। क्या पेपर इजी होगा, मॉडरेट होगा या हार्ड लेवल का आ जाएगा, जो कि आप लोगों को लग रहा है कि 2025 के हिसाब से 2025 का पेपर आप लोगों के अकॉर्डिंगली बहुत मुश्किल था और अब आपको लग रहा है कि इस साल भी बहुत मुश्किल आ जाएगा। तो बच्चों, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर। फर्स्टली, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना कि बायो का पेपर इजी, मॉडरेट, हार्ड होने वाला है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन शुड बी, क्या बायो का पेपर आपके लिए इजी, मॉडरेट या हार्ड होने वाला है। और ये सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बच्चे, वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लेने वाली हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाली हूँ जो आपकी बायो की प्रिपरेशन में एक्सट्रीमली हेल्प करने वाला है। सो स्टूडेंट्स, जो भी मैं आपको यहाँ पे बात बताऊंगी दैट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस, जो कुछ सालों से हमने बायो के पैटर्न को देखा है कि बायो का एनटीए को किस तरह से पेपर सेट करना आता है। ठीक है, एनटीए हर साल बिल्कुल वैसे ही सेट करती है और इस साल भी वैसा ही देखने को मिलेगा, कुछ अलग आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं, 2025 का पेपर भी अगर आप लोग उठा के देखते हैं तो बहुत मुश्किल पेपर वहां नहीं पूछा गया है। पेपर एग्जैक्टली एनसीईआरटी से ही उठ के आता है। दो चार कॉन्सेप्ट जो थे वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके था, लेकिन वो आपको हर जगह पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं था जो बहुत आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द ब्लू जाके आपसे पूछ लिया था। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, बायो की जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो कोर्स मटेरियल होना चाहिए, स्टडी मटेरियल, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी होनी चाहिए। ये बात हम कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे जब तक कि एनटीए बहुत ही ज्यादा अपना एक्सट्रीम पैटर्न में चेंज नहीं कर देता। ठीक है, अब देखो, आपको ना सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी एक्यूरेसी पे। अब ये एक्यूरेसी कैसे डिसाइड होती है? आपने कोई थ्योरी पढ़ी है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसको पढ़ने के बाद में आपको क्या वहां से समझ में आया, और जब उससे क्वेश्चन फ्रेम होके आता है, चाहे आपको वहां उलझाने की, अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वो तो चांसेस ज्यादा है कि वहां पे एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होगी अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है। एक्यूरेसी कम कहाँ होती है? एक्यूरेसी कम हो जाती है जब आपको वहां पे क्वेश्चंस में उलझा दिया जाता है ना, घुमा फिरा दिया जाता है, यानी कि जब क्वेश्चन आपका ट्रिकी हो जाता है। तो क्वेश्चंस ट्रिकी पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जाएंगे, और ये आपके पेपर को हार्ड नहीं बनाता है। ये सिर्फ आपकी एनालिटिक्स आपको देखता है कि आपको वो कंसेप्ट कितना समझ में आया। अब ये ट्रिकीनेस आप कैसे सॉल्व करते हैं? ये आप सॉल्व करते हैं बेटा प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका एंड रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो मैं अब ये बिलीव करके चल रही हूँ कि अब आपका जो है कुछ ही दिन रह गए नीट एग्जाम के, और आपने जो है पूरा साल इसकी प्रैक्टिस की है। अगर आपने अच्छे क्वेश्चंस लगाए हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, एंड यस, ये सब एनसीईआरटी से ही आ रहा है, कुछ एनसीईआरटी के बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, एनसीईआरटी से ही आ रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड आता है, असर्शन रीजन आता है, मैच द फॉलोइंग है, ये सब ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सबसे ज्यादा आपको असर्शन रीजन, स्टेटमेंट, इन क्वेश्चंस में उलझाया जाता है, जहां पे एक दो वर्ड्स, एक दो लाइन को चेंज करके आपका पूरा इंटरप्रिटेशन को एनटीए पर्पसली चेंज करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब हमको यही पे जो है एनटीए को मार्क देनी होती है और अपने आंसर को जो है मैक्सिमली एक्यूरेट बनाना होता है। सबको समझ में आया? तुमको सबसे ज्यादा एक्यूरेसी पे काम करनी है और वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने से आती है। तो अभी भी मैं कह रही हूँ, मौका है, डेली बेसिस पे रोज एक टेस्ट दो बेटा, रोज एक मॉक दो, और अपना ना स्कोर को आप एक बार एनालाइज करके चलो कि वहां पे आप कहाँ पे अभी भी गलत बैठ रहे हैं। अभी भी 15 दिन 10 दिन बहुत होते हैं आपके मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, ये मान के चलो बेटा। ठीक है, दूसरा है आपको सिली मिस्टेक्स मैक्सिमम से मैक्सिमम अवॉइड करनी है। एक होता
होता है चलो कंसेप्ट को तुमको कितना समझ में आया, तुमने पढ़ा, वो तुम वहां पे उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। दूसरी चीज है बिल्कुल बुद्धू वाली हरकतें तुमने कर दी, है ना, तुमने नॉट को पढ़ा ही नहीं, तुमने नॉट को पढ़ा नहीं, तुम ट्रू को फॉल्स पढ़ाए, ट्रू को फॉल्स पढ़ाए, फॉल्स को ट्रू पढ़ाए, करेक्ट स्टेटमेंट की जगह तुमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट का आंसर कर दिया, है ना, चारों ऑप्शंस अच्छे से देखे ही नहीं और जल्दबाजी में जो है तुमने कोई भी आंसर लगा दिया, लेकिन बेस्ट आंसर आपने नहीं देखा। कई बार ऐसे होता है दो सिमिलर से आंसर लग रहे हैं लेकिन बेस्ट आंसर तुमको ढूंढना होता है। तो ये सब आते हैं सिली मिस्टेक में। और बहुत ही ज्यादा जो बिल्कुल ही मैं कहूंगी कि एक्सट्रीमली सिली मिस्टेक है कि यार पेपर तुमको आता था, क्वेश्चन तुमको आता था और जब तुम गोला भरने चले तो वहां गलती से एक ही जगह भी लगा दिया। ये वाली गलती तो बिल्कुल मत करना, पिटाई हो जाएगी। इसीलिए तुमको बोला गया है कि हमेशा मॉक की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। अब आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। अब ये सारी चीजें भी चलो तुमने ओवरकम कर ली, उसके बावजूद भी अगर तुम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर तुम टाइम कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे पेपर टाइम पे, है ना, फिजिक्स के एक सवाल में तुमने 5 मिनट लगा दिए, 10 मिनट लगा दिए, तो बाकी का पेपर कैसे करोगे। ये बहुत जरूरी चीज है बेटा, यही टाइम मैनेजमेंट तुमको सीखनी होती है मॉक टेस्ट दे दे के। स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, कितने दिन हो गए मुझे, 3-4 महीने हो गए ये बात बोलते बोलते कि मॉक दो बेटा, मॉक दो, मॉक दो, मॉक दो, मॉक से ही तुम्हारी टाइम की मैनेजमेंट आएगी। तो अभी भी समय है अपनी टाइम मैनेजमेंट को सीख लो कि किस तरह से तुम्हें 3 घंटे के अंदर अंदर ये सब भी करना है और साथ में टाइम मैनेजमेंट भी करनी है। एंड लास्टली एक होता है स्ट्रेटेजी पेपर को करने के लिए। जब भी तुम्हारे हाथ में पेपर आता है तुम हमेशा गो थ्रू करते हो पेपर से एंड एक आइडिया तुमको देख के लग जाता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कि मेरे को केमिस्ट्री ज्यादा आसान लग रहा है, मेरे को फिजिक्स ज्यादा आसान लग रहा है या मुझे बायो ज्यादा आसान लग रहा है। नॉर्मली जो बच्चे स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं वो बायो के साथ शुरू करते हैं क्योंकि बायो का पेपर कंपैरेटिवली जो होता है वो इजी होता है, क्वेश्चन जल्दी होते हैं। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपकी कैलकुलेशंस में आप कई बार इतना उलझ जाते हो सो वो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मेक श्योर आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है और पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम पे अगर तुमको लग रहा है कि कोई सवाल में बहुत समय खा रहा है बेटा, तो ये नहीं कि वहीं पे अटक के बैठ जाओ, उस पे गोला लगाओ कि उसको बाद में आके देखेंगे। बात समझ में आई? इस तरह से तुमको पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अगर ये स्ट्रैटेजी तुमने पेपर में नहीं लगाई तुम उलझ जाओगे बेटा, ना तो पेपर कंप्लीट हो पाएगा और एक्यूरेसी सिली मिस्टेक तो चलो छोड़ ही दो, ठीक है। पेपर खत्म नहीं होगा तो समझ लो गया पेपर हाथ से, ठीक है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन यही सारे फैक्टर्स तुम्हारे डिसाइड करते हैं, ना ही केवल बायोलॉजी बट ओवरऑल तुम्हारा नीट का पेपर तुम्हारे लिए इजी होगा, मॉडरेट होगा, हार्ड होगा। अब आ जाते हैं एक जेन्युइन डिस्कशन कर लेते हैं कि बायो का पेपर कैसा आएगा। बच्चे बायो का पेपर हमेशा से ही कभी भी बहुत इजी भी नहीं रहा, है ना, बहुत मुश्किल भी नहीं रहा। बायो का पेपर कई सालों से जो आ रहा है दैट इज ऑलवेज अ मॉडरेट लेवल, हमेशा एक मॉडरेट लेवल आता है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहता है। अब इसमें मॉडरेट में सिर्फ तुम्हारे 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, या तो तुमसे बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, है ना, जो कि तुमको आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सवाल है, और बेटा ये भी उसी को आसान लगेगा जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए ये भी आसान नहीं है, ठीक है। और जो मॉडरेट आपको लगते हैं वो वाले सवाल होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी है, जो थोड़े से इनडायरेक्ट है ना, जहां पे आपको जो है स्टेटमेंट में घुमा दिया गया, जहां पे कहीं पे न्यूमेरिकल पूछ लिया गया, फॉर्मूलाज आपको बायो के पता ही है ऑलमोस्ट सारे। तो ऐसे सवाल जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो डिफिकल्टी लेवल रहेगा भी अगर, ठीक है, तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, 5 से 10% का डिफिकल्टी लेवल रहता है, जिसमें कि माना ये जाता है कि वो मैक्सिमली बच्चों से सॉल्व हो जाता है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्रैक्टिस किए होते हैं उस तरह के सवाल। और फिर भी अगर आप समझिए कि ये कोई बहुत ही हाई फाई सवाल अगर दे भी दिया, ऐसा कोई बिल्कुल तोपची सवाल अगर आ भी गया, एनटीए ने डाल भी दिया अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, तो घबराइए मत बेटा। अगर ये आपके लिए डिफिकल्ट है तो मानिए ये मैक्सिमम जनता के लिए डिफिकल्ट होगा, और ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करके आपका कट ऑफ कहीं नहीं जाने वाला। यू विल लैंड समवेयर अमंग्स द जो जो आपके नीट क्लियर करने वाले बच्चे हैं वही लैंड करोगे उनके बीच में जाके, आपकी कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबकी कट ऑफ पे ओवरऑल उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेवल आपका बिल्कुल इजी पीजी मॉडरेट लेवल रहने वाला है। फोकस आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे करना है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ पीवाईक्यूज के जो पिछले साल आए हुए हैं कि एनटीए किन चीजों पे बेसिकली फोकस करता है। अब देखो ये जो सवाल है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, बायो में देखी जाती है कि आपको कितना
याद है, कितनी रिटेंशन है। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया कि माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो आपका कॉम्प्लेक्स 2 होता है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको कितना याद है चीजें, आपने कितनी याद करी है, ये आगे आपका इस तरह का सवाल। दूसरा सवाल आया है यहाँ पे, ये मैंने आपको पूरा साल बताया है बच्चे। इस बार जो है एनटीए आपके जो इंट्रो वाला पार्ट होता है ना, और समरी वाला पार्ट है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। अच्छा, मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना अगर आप लोग पूरा फुल सिलेबस की इंट्रोडक्शन और समरी का एक वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना कि रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहते हो या लाइव फॉर्म में। आई विल डेफिनेटली टेक दैट लेक्चर अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। सो बच्चे, ये क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन से आया हुआ है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, तो कहने का मतलब है एनटीए चाहता है कि आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है। ठीक है, ये दूसरा मकसद है एनसीईआरटी का। सो इसका आंसर क्या है, फिजिको केमिकल अप्रोच रहती है, राइट। नेक्स्ट आ गया आपका दूसरे तरह का सवाल जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो, ये है स्टेटमेंट बेस्ड, ये होता है ट्रिकी सवाल। क्या ट्रिकी कर दिया, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, चलो ये तो हमको पता है कि सोलर एनर्जी है। दूसरी स्टेटमेंट में देखो, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम, उसको जीपीपी कहते हैं, यहाँ एनपीपी लिख दिया है। तो ये ट्रिकीनेस आपकी जो है दिखाई जाती है पेपर के अंदर। अब बताओ, ऐसे सवाल भी नहीं होंगे तो फिर तुम क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, तुमसे डॉक्टर बनना हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले, है ना। तो बायो तो बच्चे मान के चलो सबसे इजीएस्ट होता है हर साल। अगर कुछ मुश्किल होगा तो केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, बायो से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉमिस कीजिए, है ना, अब आप बायो से बिल्कुल नहीं घबराने वाले। और 360 ऑन 360 सभी मेरे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जल्दी मुझे कमेंट में बता दो कितने बच्चे आप में से 360 में से 360 अब ला के रहेंगे। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहां हो जाना चाहिए बायो को लेके। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मैंने तुम्हारी सारी क्वेरीज यहाँ क्लियर कर दी है बायो के पेपर को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल की स्टेजेस पूछी गई है बेटा। तो अगेन आपको कितना आप दिमाग लगा रहे हैं, आपको कितना याद है कि कौन कौन सी लाइफ साइकिल की स्टेजेस है, और क्या उसको आप सही तरीके से अरेंज कर पा रहे हो, ये पूछती है यार एनटीए। तो आपको पता ही है, सबसे पहले आपका स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोथैलस स्टेज आ जाएगी, फिर आपके आर्किगोनिया सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, फिर उसके अंदर फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद आपकी फाइनली फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। बस ये चीजें एनटीए जो है पूछती है आप लोगों से, है ना। और अगर आप ये भी नहीं, इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चा फिर आप रहने दीजिए। मैं पहले ही बोलती हूँ, पीछे हट जाओ भाई नीट से, फिर तुमसे नीट नहीं होगा। ठीक है। एंड यस, लास्टली बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद बेटा, उम्मीद कभी नहीं जिंदगी में छोड़नी चाहिए। जब आप उम्मीद मत छोड़ो, जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तभी चमत्कार होता है, तभी आपकी जिंदगी में मैजिक होगा, तभी चमत्कार होगा। तो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर दैट मैजिक, उस चमत्कार के लिए वो आप लोग तैयार है। बायो का पेपर आई एम गारंटिंग बेटा आपके लिए बेस्ट आपका सब्जेक्ट होने वाला है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बिल्कुल बायो से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको बहुत हल्के में भी नहीं लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना ही छोड़ दो, बायो को रेगुलरली रिवाइज करते चलना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, और मिलेंगे बहुत जल्दी।